तो मैना कहती है ठीक है, अब मैंने तो अपनी बात बता दी, अब तुम भी अपनी बात बता सकते हो। तो तोता कहता ठीक है, ध्यान लगा के सुनो, मैं भी तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ। इस तरह से जो है तोते ने भी अपनी कहानी सुनानी शुरू करी। तो जो तोते ने कहानी सुनाई तो वो इस प्रकार है कि पास में ही कंचनपुर नगरी में एक राजा राज्य करते थे। तो राजा जो थे वहां पे उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, बहुत सुखी थी। वहीं पे जो है एक और भी लोग रहते थे, बहुत सारे लोग रहते थे। तो जो लोग रहते थे उसमें से एक वो था कि एक पति पत्नी थे, बिल्कुल नई नई शादी हुई थी। वो दोनों ही रहना शुरू किए थे, भी उनकी गृहस्थी नई नई थी, तो बहुत अच्छे से रह रहे थे, अच्छे से रह रहे थे। तो उसके जो पति था उसका नाम था हेमदत्त और पत्नी का नाम था रागी। तो दोनों ही अच्छे से रहते थे। रागी जो थी वो पति से बहुत प्रेम करती थी। तो उसका पति हेमदत्त कहने लगा मैं व्यापार करने के लिए बाहर जा रहा हूँ और मैं थोड़े दिनों में लौट आऊंगा, तुम आराम से रहना। तो रागी कहती ठीक है आप जाओ। तो हेमदत्त जो है व्यापार के लिए परदेश चला जाता है, परदेश चला जाता है। इधर रागी जो है उसका इंतजार करती, घर में रहती है। उसकी एक पड़ोस में सहेली भी होती है, वो उसी के साथ में अपना दिन गुजार रही होती है, आना जाना उसका रहता है। उसको गए हुए काफी दिन बीत जाते हैं। जब काफी दिन बीत जाते हैं तो अब वो रागी जो है इधर उधर मतलब जाती भी रहती भी। एक दिन अपने वो छज्जे पे खड़ी होती है ऊपर, तो देखती क्या है कि एक युवक जो है उसकी सहेली के घर के पास में ही खड़ा, बहुत ही खूबसूरत है। इस तरह से वो एक दिन दो दिन उसको देखती है, फिर वो उसके करीब में मतलब आने का शुरू कर देता है। पास से उसके घर की छत के आसपास बिल्कुल था। तो जब आने लगता है उसकी उससे मित्रता हो जाती है, तो उसको अपनी सहेली के घर वो बुलाती जाती है। वो भी शाम होती है जैसे ही वैसे वो वहां चली जाती है, जाती है, रात भर रुकती है अपनी सहेली के घर और वहीं उसको युवक को बुला लेती है। इस तरह से उसके दिन कटने लगते हैं, बहुत दिन हो जाते हैं। काफी दिन जब हो जाते वो रोज रात को वहां जाती और सुबेरे होते ही पहले ही सुबह होने के पहले ही घर चली जाती। तो उसकी जिंदगी आराम से कट रही थी। इसी बीच जो है हेमदत्त परदेश से वापस आ जाता अचानक से। जब वापस आ जाता है तो उसको अचानक आया देख करके अब रागी के मन में तो उसी के पास जाने की इच्छा होती है, लेकिन अब वो करे तो क्या करे। तो अब ये जो है ये सोच रही है कि आज हम जाएं तो कैसे जाएं। तो इस तरह से अब वो सोच रही है, लेकिन उसका मन नहीं मानता है। तो इधर हेमदत्त जो थका हुआ काफी होता है, वो सो जाता है, सो जाता है जल्दी ही। तो ये क्या देखती है, जब ये सो गया तुरंत वो जाती है वहां अंदर, पहुंच जाती है अपनी सहेली के घर। और वहां पे एक दरवाजे पे चोर देख रहा होता है कि स्त्री इतनी रात को जा कहाँ रही है, इसका तो पति घर पे है। तो चोर दरवाजे से देखता है, उसका पीछा करता, पीछा करता। वहीं पे एक आंगन में एक होता है बड़ा सा पेड़, वहीं पे एक पिशाच बैठा होता है, पिशाच बैठा होता है। वो भी पीछे पीछे चल देता कि ये औरत कहाँ जा रही स्त्री रात में इतनी। तो वो भी देखता है कि जा रही है। इधर जब ये जो रागी है वह वहां पहुंचती है तो जो जिससे मिलने जाती है वो युवक जो है लेटा हुआ होता है, उसकी गर्दन के पास ही सीने पे सर्प पड़ा होता है। अचानक से ऐसा होता है कि वो सर्प पता नहीं कहाँ से निकल आता है और उसको डस लेता है, और वो जो उसका प्रेमी होता है वो वहीं पे मर जाता है। अब इसको मरा हुआ जब देखती है तो बहुत वो हो जाती है कि अब क्या करें, तो मर गया है और सहेली के वो घर पे है। तो वो बोलती कुछ नहीं है। अचानक से जो पिशाच होता है वो मुर्दा शरीर के अंदर घुस जाता है, घुस जाता है। और उसके अंदर से जब वो घुसता है तो वो वह जीवित लगने लगता है। वो उठ करके उसी जो वो स्त्री होती है जिससे मिलने जाती उसकी वो नाक काट लेता है, नाक काट लेता है। और उसके बाद पिशाच जो है उसके शरीर से निकल जाता है। अब नाक उसके मुंह में रह जाती है क्योंकि वो तो निकल के उड़ जाता है, उड़ जाता, पेड़ पे बैठ जाता। चोर ये सारी घटना देख रहा होता है। अब ये स्त्री जो है अब रोते हुए आती है अपनी सहेली के पास। तो सहेली जो है वो कहती है कि ऐसा करो बहन, तुम रोते हुए जाओ और धीरे धीरे पहले पहुंचो जाके अपने पति के पास, क्योंकि तुम्हारा पति तो सो रहा है, अभी आया हुआ शाम को। तो तुम उसके पास बैठ करके रोने लगना और कहना मेरे पति ने नाक काट ली। अब उसको ये योजना सही लगती है, वो जाती है छिपते छिपाते और चोर भी उसके पीछे पीछे जाती है वहां पे और अपने पति के पास बैठ करके धाड़ी मार मार के रोने लगती है। सुबह हो जाती है, आसपास के सारे लोग आ जाते हैं। तब देखते क्या है, ये इसके जो है नाखिनी वो यूं पकड़ के से रो रही है। तो पूछते क्या हुआ, तो कहता है ये बहुत दिन के बाद एक तो आया है और पता नहीं क्यों मेरी नाक काट ली है। अब जो है वो भी जग जाता है, जब वो रो रही होती सबकी आवाजें सुनता है। हेमदत्त जब जग जाता है तो कहता क्या हुआ। तो वो कहती क्या हुआ, तुमने मेरी नाक काट ली है, तुमने मेरी नाक काट ली। वो दिखता मेरे मुंह में, मैंने तो नाक नहीं काटी, मैं तो सो रहा था। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। फिर सभी लोग कोतवाल को बुलाते हैं। कोतवाल जो है उसको पकड़ करके राजा के पास ले जाते हैं। राजा स्त्री की बात सुनता, कहता है कि ये जो है आया है परदेश से और मेरी नाक काट ली, इसने सो रहा था, मैं तो ऐसे ही बैठी थी। तब राजा भी जो बिना सोचे समझे तो कहता कि अगर ऐसा कुछ है तो स्त्री की तो बात सभी जगह सुनी जाती,
भाई राजा कहते हैं चलो ठीक है, अगर तुम्हारी इसने नाक काट ली है तो मैं इसको सजा दूंगा। उसको जो है वो उनके हवाले कर देते हैं, सजा देने वालों के, कि जल्लादों के, इसको सजा दी जाए, जेल में डाला जाए, इसके साथ वैसा ही सलूक किया जाए। तो जो चोर होता है वो होता तो चोर है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। तो बेचारा अभी आया है, निहायत नेक दिल इंसान है और इसको सजा मिल रही है, अगर अभी मैं चुप रहा तो अच्छा नहीं होगा, नीतिगत न्याय नहीं होगा। वो जो चोर है राजा के सामने प्रकट हो जाता, कहता महाराज अब आप ये समझ लो, ये जो है चोर, मैं चोर हूं और ये चोर नहीं है, ना ही ये इसने कुछ गलत किया है। मैं अपनी गवाही दे रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, इस स्त्री की नाक जो है इसने नहीं काटी है, इस स्त्री की नाक इसके प्रेमी ने काटी है। अगर आपको नहीं यकीन हो तो अभी भी आप जो है मेरे अनुसार, कहे अनुसार आप भेज सकते हैं, लोगों को देख सकते हैं। अब राजा का माथा ठनका, सोचा कि उन्होंने पूरे आदेश दे दिए उसको कि जाइए पूरी जांच करिए, साक्ष्य जुटाइए, उसके बाद आइए तब पेश करिए यहाँ पे क्या होता। उनके सेवक गए वहां पे, देखा वहां पे वो जो उसका प्रेमी है पड़ा हुआ है, उसके सीने पे सर्प भी पड़ा हुआ है और उसके मुख में उसकी नाक भी है। अब उस स्त्री की नाक जब बरामद हो जाती है तो राजा कहते हैं बिल्कुल सही है, देखो वहीं पे पिशाच भी आता है, वो भी बताता है कि ये ऐसा ऐसा हुआ है। तो अब सबकी गवाही जब सामने पड़ जाती है तो राजा जो है उस पुरुष को छोड़ देते हैं और उस स्त्री को दंड देते हैं। तो देखिए अब मैना ये कहानी सुना करके बोली कि देखो कितना जो है इसने वो किया है। तो तोता कह रहा कि मेरी कहानी तुम्हारी कहानी से मिलती जुलती है कि नहीं, मैंने ये कहानी सुनो, कहता नहीं मैंने, दोनों फिर झगड़ा कर लेते। तो राजा कहते हैं तुम दोनों भूल रहे हो, तुमने जो कहानी सुनाई वो पुरुष वाली थी, तुमने जो कहानी सुनाई वो स्त्री वाली थी। तो दोनों को ये सब बात बताते हैं। तो राजा कहते हैं ये बताओ पुरुष ज्यादा हत्यारा वैसा था कि स्त्री? क्योंकि तुम दोनों अपनी अपने जगह सही हो, और जो ये इन्होंने कांड किया है, ये स्त्री जो थी इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो राजा ने जो सजा दी है तो ठीक दी है। अब बेताल कहने लगा बताओ राजन क्या सही है और क्या गलत, मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी सवाल का जवाब नहीं दोगे तो तुम्हारा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अब जो है राजा को बोलना पड़ा। उन्होंने कहा देखिए राजा ने नीतिगत न्याय किया, स्त्री जो थी उसका धर्म होता है उसके अपने पति की सेवा करे, ना कि किसी और की। पहली बात तो ये कि पति के रहते इसने दूसरे आदमी से संबंध अपना बनाया, ये सबसे गलत काम किया। और उसने कांड किया, उसने उसके सिर मढ़ दिया, ये उससे भी बड़ा कांड था, इसको ये नहीं करना चाहिए। धर्मगत ये बात नहीं है, ना ही नीतिगत है। तो बेताल ने कहा राजा तुमने बहुत सही जवाब दिया है। तो कहा कि अच्छा उसका भी तो बताओ, उसने क्या किया? उसने कहा कि पुरुष ने भी वहां पे गलत किया, उस स्त्री की कोई भी गलती नहीं थी। उसने जो है उसने अपना पत्नी धर्म निभाया कि अपने पति को बचाया पहली कहानी में, और उसको ये नहीं करना चाहिए। उसने अपना जब पति धर्म निभाया था तो पति को भी पत्नी धर्म निभाने का पूरा मौका मिलना चाहिए था। उसको अपनी पत्नी की लोक लाज बचानी चाहिए थी, ना कि उसको मार डालना चाहिए था। दोनों ही जवाब सही थे। अब जो है विक्रम ने जब ये सब दोनों जवाब सही दे दिए तो बेताल ने कहा महाराज विक्रम आपने बहुत सही जवाब दिए हैं, इसीलिए अब मैं तो चला। और वो दो जो है जा करके पुनः उसी पेड़ पे लटक जाता है। इस तरह से जो है वहां पे अब राजा विक्रमादित्य अकेले रह जाते हैं। तो अब इस कहानी का यही अंत होता है दोस्तों। मिलते हैं कल एक और रहस्यमय कहानी के साथ।